তো সিঙ্গেল পার্টিকল মুভিং উইথ কনস্ট্যান্ট वेलोसिटी এটা কখন হতে পারে when there is no force on it। इसी तरह अगर जैसे मैंने कहा कि ये अगर एक टू पार्टिकल सिस्टम है और ये एल लेंथ का लाइट रॉड से बंधा हुआ है और पता चला कि ये मूव कर रहा है, ये भी v वेलोसिटी, ये भी v वेलोसिटी, दोनों का अपना वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कांस्टेंट है। मतलब क्या है, इन दोनों का जो सो कॉल्ड सेंटर ऑफ मास है ना, तो सेंटर ऑफ मास का इधर से vcm है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, समझ में आया कि नहीं। तो यहां भी क्या है, f 0 है। तो यानी कि f का होना नहीं चाहिए, प्रोवाइडेड अगर चाहे वो सिंगल पार्टिकल का कांस्टेंट मोमेंटम का यानी कांस्टेंट वेलोसिटी वाला मोशन डिस्कस कर रहे हो, या एक टू पार्टिकल, थ्री पार्टिकल, इन नंबर ऑफ पार्टिकल का बना हुआ एक सिस्टम अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। या मान लो अगर मैं एक थर्ड ऑप्शन ऐसा ले लिया कि एक रिजिड रॉड है, एक रॉड है, ठीक है, इसका पूरा का पूरा मास कैपिटल M है, इसका पूरा लेंथ L है, ठीक है ना। तो तब भी इसका सेंटर ऑफ मास यानी मिड पॉइंट जो है, ये पढ़ाऊंगा मैं सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। तो VCM अल्टीमेटली ये कांस्टेंट है, तो ये भी तभी पॉसिबल है जब F 0 है, ठीक है। अच्छा अब बताओ कि F का डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन एकदम शुरू में आज पूछा था मैं और बताया भी तुम लोग कि F क्या लिखते हैं। हाँ मतलब उसको डिफाइन कैसे करते हैं ऑन द मास, जब हम रीड करते हैं कि एक मास का मोमेंटम चेंज हो रहा है तभी कहते हैं कि उसका उस पर फोर्स अवेलेबल है, हाँ या ना। तो अगर चाहे ये केस 1 हो या 2 हो या 3 हो, तीनों केस में मैं कह रहा हूं, चाहे वो सिंगल पॉइंट ऑब्जेक्ट है, सिंगल डायमेंशनल बॉडी है, या दो पॉइंट ऑब्जेक्ट को मिला के एक सिस्टम है, तीनों केस में हम देख रहे हैं कि मोशन हो तो रहा है और कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ हो रहा है, यानी कि फोर्स नहीं है। क्या सवाल अब ये है कि क्या कोई मास खुद अपना फोर्स जनरेट कर सकता अपने पे? नहीं कर सकता, ठीक, एकदम सही बात है। और दूसरा तुम लोगों कहा था मेरे को कि सर फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना। अच्छा ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिखना चाहिए या चेंज ऑफ मोमेंटम लिखना चाहिए फोर्स को? अगर मैं रेट शब्द उड़ा दूं तो, अगर मैं रेट वाला वर्ड लिखना भूल जाऊं और सिंपली लिख दूं F इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम, तो बात गलत है। यानी कि फोर्स को डिस्कस करने के लिए सिर्फ मोमेंटम चेंज डिस्कस करना काफी नहीं है, तुमको ये डिफाइन करना होगा कि वो जो चेंज ऑफ मोमेंटम तुम डिस्कस कर रहे हो उसमें वैलिड टाइम इंटरवल क्या है। आर यू गेटिंग मी और नॉट? तो इसीलिए फोर्स इज नॉट एन इंस्टेंटेनियस फैक्ट, समझ रहे हो। फोर्स इज द पीरियोडिकल फैक्ट, यानी कि तुम किसी थ्रस्ट को किसी बॉडी में लगाया और उसका डिस्कशन ऑन द बॉडी सिर्फ एक स्टॉपवॉच मोमेंट के लिए किया, तो फिर वो थ्रस्ट उस बॉडी के लिए फोर्स नहीं है। आर यू गेटिंग मी और नॉट? हम इसमें फोर्स लगाया और इस इफेक्ट को कुछ काम करने दिया, ठीक है, देन इट इज दिस थ्रस्ट इज फोर्स, ठीक है। मैं ये फोर्स इसमें लगने दिया और उस रिजल्ट को ऑब्जर्व करने दिया फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, गॉट माय पॉइंट, तब वो फोर्स है। और अगर मैं फोर्स को इसमें थ्रस्ट लगाया और एक पीरियड ऑफ टाइम उसके वजह से व्हाट हैज हैपेंड टू डिस्कस, हम अगर वो टाइम पीरियड को डिस्कस ना करें या अलाउ ना करें तो फिर वो थ्रस्ट फोर्स नहीं है, फिर वो एक इंस्टेंटेनियस फैक्ट हो जाएगा। यही कारण है कि जब कभी हम दो डिस्टिंक्ट पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ धक्का लगने देते हैं या कोलिजन होते हुए देखते हैं, तो हम कोलिजन पे क्यों लिखते हैं कि मोमेंटम इज कंजर्व्ड। Whenever two bodies are said to collide with each other, हम कहते हैं
conservation of momentum takes place between two bodies colliding with each other, तो उसका कारण है कि हम दोनों का कोलिजन जिस वक्त हो रहा है हम उस स्टॉपवॉच मोमेंट को ही डिस्कस करते हैं। अगर मैं उस स्टॉपवॉच मोमेंट से लेके डेल्टा टी समय तक दोनों का कांटेक्ट में रहने का इफेक्ट को अगर ऑब्जर्व करूं तो फिर हम वहां मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लिख पाएंगे। आर यू गेटिंग मी और नॉट? सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज अ इंस्टेंटेनियस फैक्ट। ठीक है, तो मोमेंटम का कंजर्वेशन दो तरीके से डिस्कस कर सकते हैं, एक इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंटम या एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मोमेंटम कैन बी सेड टू रिमेन कंजर्व्ड इफ देयर इज नो फोर्स एट ऑल, no external agent is in contact with, either it is a single body or a system of particles or a rigid body is concerned। समझ रहे हो कि नहीं?